हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं WACC के बारे में, दैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द फर्म्स एवरेज कॉस्ट, जो एक कंपनी की जो एवरेज कॉस्ट होती है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? एक कंपनी की जो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? उसके पास बहुत सारे सोर्सेज से पैसे मिलते हैं। कोई पैसा कोई कहीं से उसने कंपनी में 7% पे लोन लिया हुआ है, कहीं पे 8% पे लिया है, कहीं पे 2% पे लिया है, कहीं 15% पे लिया है। सब क्या करेंगे, सबका हम क्या निकालेंगे? सबका साहब यहाँ पे एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज को ही साहब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे वे देते हैं, जितना पैसा हमने 7% पे लिया इसको ध्यान में रखते हैं, कितना पैसा हमने 8% पे लिया उसको ध्यान में रखते हैं, कितना परसेंट पे, कितना अमाउंट हमने 2% पे लोन लिया ये भी देखेंगे, कितना रुपया हमने 15% पे लोन लिया है ये भी हम देखेंगे। सबका हम इन दोनों चीज़ों को मिला के हम क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको सब बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लिखी है बातें, यहाँ पे एक डायग्राम इन्होंने बताने की कोशिश की है। द कंप्यूटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल करंटली एम्प्लॉयड। ये बताता है कि हमारी कंपनी का कितना रुपया अभी इन सब चीज़ों में खर्च हो रहा है कैपिटल के लिए। दिस रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल डिसीजन टेकन इन द प्रीवियस पीरियड। तो साहब इसकी हेल्प से हमने जो पिछले ईयर में क्या क्या हमने फाइनेंशियल डिसीजन लिए थे उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इस ग्राफ की हेल्प से क्या बताना चाहते हैं? ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है वो यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। जो भी हम एक्स्ट्रा डॉलर जितना भी लोन ले रहे हैं उसकी हर एक एडिशनल डॉलर लोन लेने से आपके पास कितनी कॉस्ट बढ़ रही है। तो होता क्या है, इन्होंने यहाँ बताने बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको, तो मैं क्या कहूँ बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं दिखाता हूँ क्या एक्सप्लेन किया है। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, रिलेशन बिटवीन द ACC एंड MCC कर्व्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। वेल द MCC इज़ लेस देन द ACC। ये बहुत अच्छी बात है कि जो MCC है साहब कम है ACC से, और जब जैसे जैसे आपका साहब ACC गिरता रहता तब तक MCC क्या नीचे ही क्या लिखा है, एंड द ACC विल फॉल वाइल द MCC इज लेस। जब भी MCC, जब ध्यान दीजिए एवरेज कॉस्ट से जब MC छोटा होगा, ऑब्वियसली बस सोचिए ना, आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा आ रही है लेकिन आपका जो भी अब जो आप एक्स्ट्रा पैसा लोन ले रहे हो क्या है, उसका रेट एवरेज कॉस्ट से कम है, तो क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? गिरना स्टार्ट हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट गिर रही। लेकिन जब एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा MCC हो जाएगा साहब, तो ACC जो एवरेज कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं क्या लिखा है, वंस द MCC राइजेस अबव द ACC। लेकिन जैसे ही MCC आपका जो आप लोन ले रहे हो एक्स्ट्रा महंगा लोन ले रहे हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी क्या है? एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एवरेज कॉस्ट से कम पे लोन ले रहे हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? गिरना स्टार्ट हो जाएगी। फिर लिखा है ना, हाउएवर द MCC विल पुल अप द ACC। तो MCC क्या करेगा? एवरेज कॉस्ट को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, एलबीट एट द स्लो, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करेगा? स्लोअर रेट से बढ़ाएगा, एंड देन एट विच द MCC, और उसके बाद साहब जिस रेट से MCC बढ़ेगा उसी रेट से साहब एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे साहब बात होती है कि हम जो वेट निकालते हैं वो बुक वैल्यू पे लेते हैं या मार्केट वैल्यू पे। वैसे बेस्ट ये माना गया है कि हमें मार्केट वैल्यू के बेस पे वेट लेना चाहिए। क्या लिखा? टू फाइंड एन एवरेज कॉस्ट द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी वेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ईच हेल्ड बाय द कंपनी। हम सब कितना पैसा हमने लिया है उसके हिसाब से हम उसको वे देंगे। द वेट फॉर द सोर्स ऑफ द फाइनेंस कुड बी बुक या नॉमिनल वैल्यू के बेसिस पे ले सकते हैं या मार्केट वैल्यू के बेस पे ले सकते हो। बुक वैल्यू क्या होती है? जिस रेट पे फेस वैल्यू जो होती है, जिस रेट पे किताब में नोटेड है उसकी बात हो रही है। रिप्रेजेंट द करंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितना रुपया अभी आप किस रेट पे लिया है, किस जो रेट मार्केट में चल रहा है वो हम वहाँ प्रेजेंट करेंगे। दिखाऊंगा कैसे सब कुछ होगा। वट एवर पॉसिबल बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू शुड बी यूज। जो भी वेर अगर जहाँ तक चांसेस हो सके आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मार्केट वैल्यू इस्तेमाल अपने क्वेश्चन में करना चाहिए। आइए ज़रा मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इक्विटी का इन्होंने बात की है, डेप्थ का आपको पता ही है साहब, टोटल नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100 इंटू करंट मार्केट प्राइस करते हैं, सबको पता ही है। आपने ऐसा फॉर्मूला पहले भी देखा हुआ है। इक्विटी का कैपिटल क्या होता है? जो भी मार्केट प्राइस आज की डेट में है, ये कुछ नहीं, ये निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है? इससे निकल रहा है नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल रहे हैं। इस डिवेंचर का क्या किया हमने? आज की करंट प्राइस से मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर होल्ड। तो यहाँ वही निकाला गया है फॉर व्हेन यूजिंग द मार्केट वैल्यू। जब भी आपको साहब कभी मार्केट वैल्यू लेना होगा
टू वे द सोर्स ऑफ फाइनेंस यू शुड यूज़ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। इक्विटी कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, वही चीज़ यहाँ भी है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू मार्केट प्राइस। एक ही बात कही, कुछ नई बात नहीं कही। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग फॉर्मूला वेटेड। ये जो फॉर्मूला दिया है ये फॉर्मूला कुछ खास नहीं है। वेट ऑफ इक्विटी अपॉन वेट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेब्ट इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेब्ट अपॉन, ये सब फॉर्मूला हमने दिया है, आपको करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। दिखाता हूँ कैसे। वेट ऑफ इक्विटी एंड वेट ऑफ डेब्ट आर द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट रिस्पेक्टिवली। के इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है साहब, के डी होता है साहब पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है के डी साहब। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। हम बात करने जा रहे हैं TYU 17 के बारे में। बुश कंपनी हैज़ 1 मिलियन लोन नोट। बुश कंपनी के पास, ध्यान दीजिएगा, इनके पास कितना कर्ज है साहब, इनके पास 10 लाख रुपए का कर्ज है। इन इशू कोटेड एट, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, उसकी आज की मार्केट प्राइस कितनी है। मार्केट प्राइस उसकी साहब आज की हो गई है 50 रुपये, मतलब $50 पर 100 ऑफ नॉमिनल। उसकी फेस वैल्यू साहब 100 रुपये थी और अब कितनी होगी 50 रुपया। नॉमिनल वैल्यू ऑल्सो $50। ओके, अब क्या हो रहा है, आज की डेट में साहब मार्केट प्राइस भी $50 हो गई है और मार्केट प्राइस भी $50 हो गई है और बुक वैल्यू भी क्या हो गई है, $50 हो गई है। प्लीज़ नोट करते रहिएगा, मैं एक साफ पेज पर सॉल्व करा दूंगा। फिर कहते हैं बात 6,25,000 प्रेफरेंस शेयर्स। अब पहले से इन्होंने शेयर्स दे दिए हैं, कितने हैं 6,25,000 प्रेफरेंस शेयर्स कोटेड एट 40 सेंट्स। ये क्या है साहब, ये इसकी मार्केट प्राइस है और 30 सेंट्स क्या है, नॉमिनल वैल्यू मतलब बुक वैल्यू है। ठीक, ये इसकी बुक वैल्यू है और ये क्या है, ये इसकी मार्केट वैल्यू है। फिर लिखिए बात, एंड 5 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ 25 कोटेड एट, मतलब कोटेड मतलब मार्केट प्राइस। ये क्या है साहब, ये इसकी मार्केट प्राइस है। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितनी है 20 सेंट्स। द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ दीज सिक्योरिटीज इज 9%। ये क्या दिया है, ये सबसे पहले क्या है, के डी है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सबसे ऊपर बात की, के डी है साहब, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। ये आपका के डी का कॉस्ट है साहब, ये आपका के पी का कॉस्ट है, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट है, और ये के इक्विटी शेयर का कॉस्ट है। दिस कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू बी मेंटेन्ड। अब इन्होंने ए और बी दो बातें आपसे पूछी हैं। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट, WACC बोल रहे हैं निकालने के लिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू। आपको साहब मार्केट वैल्यू लेनी है। सेकंड बोलते हैं कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग द नॉमिनल वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू लेनी है, एंड कमेंट में डिफरेंस वाली बात हम कर लेंगे। आइए अब जरा मैं इसको एक साफ पेज पे सॉल्व करता हूँ। आप जरा इस पेज को अपनी किताब में खोल के रखे रहिएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साहब यहाँ पे, अगर हम यूज़ करते हैं यूजिंग मार्केट वैल्यू, अगर हम मार्केट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, देखिए मैं कितने आसान तरीके से सॉल्व कराऊंगा। हम कैसे कैसे लिखेंगे, सोर्स, वेट, कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट। ठीक, सोर्स हमारे पास साहब क्या क्या है, सोर्स हमारे पास 3 है। एक हमारे पास लोन है, एक हमारे पास साहब प्रेफरेंस शेयर्स है, और एक हमारे पास साहब इक्विटी है। अब ज़रा मुझे आप बताइए कि लोन कितना है, आप खुद ही देखिए लोन कितना है। लोन आपके पास साहब यहाँ पे हम अभी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। आपके पास लोन 1 मिलियन का है, 10 लाख का लोन है, ध्यान दीजिएगा, कब, जब वो $100 का था, लेकिन अब कितना रेट चल रहा है उसका, 50 रुपये के हिसाब से। 50 रुपये के हिसाब से अगर आप मतलब आधा हो गया ना, ये आधा हो गया। पहले यही लोन आपका 100 रुपये का था, तब एक लोन 1 मिलियन था, अब कितना हो गया 50 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा अभी ये हो गया साहब आपका। आप अगर चाहो इसको एक और तरीके से निकालना चाहो, मैं अगर आपको बहुत अच्छे से निकाल दूँ, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए। डिबेंचर्स आपके देखो 10 लाख था, 10 लाख को अगर आप डिवाइड कर देंगे सब 100 रुपये से, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 कितना मिला, ये मिल गया 10,000 साहब। तो आपको हो गया साहब 10,000 आपके पास लोन नोट है, और अब उसकी प्राइस कितनी 50 रुपये हो गई है, तो कितना हो जाएगा साहब ये 10,000 × 50, दैट इज़ 5 लाख।
बात समझ में आई साहब? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लाख रुपए हो गए, तो वही हम लोग वहाँ लिख देंगे साहब 5 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, अब इसकी फेस वैल्यू भी 50 रुपये ही हो गई, तो हम अगले उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अब मैं यहाँ लिख के देता हूँ, ये हो जाएगा आपका सॉरी 5 लाख रुपया। प्रेफरेंस शेयर्स की अगर बात करें साहब, तो ये कितने हैं आपके पास? ये आपके पास 6,25,000 हैं साहब। कितने हैं? 6,25,000 हैं। किस रेट से? 40 सेंट्स की रेट से। 6,25,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.40, तो कितना हो जाएगा साहब? ये आपका आ जाएगा साहब 2,50,000 रुपये। कितना आ गया ये आ गया 2,50,000 रुपये। ठीक, इक्विटी की बात कर लेते हैं साहब। इक्विटी जो है साहब आपके कितने हैं? इक्विटी आपके हैं 5 मिलियन। 5 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे साहब 25 सेंट से, मतलब 0.25, मतलब 50 लाख को ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ये आपके। वहाँ पे 10,000 लोन था, यहाँ पे 50 लाख ऑर्डिनरी शेयर। ध्यान दीजिएगा, 50 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो कितना हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा आपका 12,50,000 रुपया। तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख, ये हो गया आपका 12,50,000 साहब। कॉस्ट की बात मैंने पहले बताया, केडी का कॉस्ट कितना है साहब? केडी का कॉस्ट 9% है। मैं थोड़ा इसको दूर लिखता हूँ। कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट। अब कॉस्ट आपका ये कितना है? ये आपका 9% से है। ये कितना है? ये आपका 12% से है। और ये कितना है? ये आपका 18% से है। 5 लाख को साहब मल्टीप्लाई करिए 9% से, ये आ जाएगा आपका 45,000 साहब। 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करिए 12% से, ये आपका आ जाएगा 30,000 साहब। और 12,50,000 को 18% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,25,000 साहब। सबको टोटल कर दीजिए साहब। आप सबको अगर टोटल कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 43,000, ये हो जाएगा 75 है, 3 लाख रुपए। ये कितना मिल गया साहब टोटल आपको? ये आपको मिल गया 20 लाख रुपये। ठीक, अब मैं अगर आपसे कहूँ WACC कैसे निकलेगा, तो WACC विल बी इक्वल टू वेटेड कॉस्ट अपॉन वेट। कितना रुपया साहब? 3 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 20 लाख रुपया इंटू 100। ये कितना आ गया साहब आपका? ये आपका आ गया ये आपका आ गया 15%। यही आपका आंसर है। ठीक, अब सेकंड पार्ट, अगर हम साहब इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरे तरीके से। अब हम क्या लेते हैं? यहाँ हमने क्या लेते हैं? यूजिंग मार्केट वैल्यू लिया था। अब हम लेंगे यूजिंग बुक वैल्यू। यूजिंग बुक वैल्यू, अगर हम बुक वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है? ज़रा देख लीजिए साहब। सोर्स सेम वही कहानी, सोर्स, वेट, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। सोर्स क्या क्या है साहब आपके पास? लोन, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी। वेट कितना है ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, वेट में डिफरेंस आएगा। लोन का रेट सेम ही आएगा क्योंकि उसका रेट दोनों जगह सेम है साहब। 50 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, क्योंकि यहाँ पे सेम है। ध्यान दीजिएगा, तो ये आएगा आपका साहब यहाँ पे, ये आपका 5 लाख ही आएगा साहब। ये आपका 5 लाख आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं साहब, ये 6,25,000 था, तो 6,25,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 सेंट से। पहले हमने कैसे मल्टीप्लाई किया था? पहले हमने 40 सेंट से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 सेंट से, क्योंकि ये बुक वैल्यू है, तो हमको यहाँ पे बुक वैल्यू के बेस पर हम निकाल रहे हैं साहब। तो ये आपका आ जाएगा 1,87,500
इक्विटी की बात अगर की जाए साहब तो इक्विटी आपका 50 मिलियन का था, 5 मिलियन का था। 5 मिलियन को आप बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 20 सेंट से मल्टीप्लाई, मतलब 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे। $1 इज इक्वल टू 100 सेंट होता है, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। ये आपका आ जाएगा साहब 10 लाख रुपये। ठीक, कॉस्ट सेम 9%, 12% और 18% साहब। और 5 लाख का अगर आप 9% निकालोगे साहब तो कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 4,45,000 रुपये। 5 लाख 18,75,000, 1,87,500 कितना निकाले, कितना आएगा साहब, ये आएगा आपका 2,25,000 रुपये। 10 लाख एटी में तो नॉट सिंपल 1,80,000 रुपये। इन सबको जोड़ दीजिए साहब। इन सबको अगर आप जोड़ते हैं साहब तो कितना आता है, ये आपका आता है 2,47,500। और इसको जोड़ते हैं साहब तो ये आपका आता है 16,87,500। अब साहब फिर वही निकाल दीजिए WACC। WACC कैसे निकलेगा, WACC विल बी इक्वल टू वेटेड कॉस्ट अपॉन वेट। तो 247,500 अपॉन 2,47,500 अपॉन 16,87,500 इंटू 100 कर दिया तो कितना आ जाएगा साहब, ये आपको मिल जाएगा 14.67%। यही आपका आंसर था। तो बस यहाँ पे इतना ही पूछा गया था कि भाई जब हम मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लेते हैं तो हमारा क्या आता है, और जब हम लोग बुक वैल्यू के बेसिस पे लेते हैं तो क्या आता है। आपने समझा कि बुक वैल्यू में हम लोग साहब ये चेंज हो गया, और उसके ऑब्वियस सी बात है जब यही चेंज हो जाएगा तो उसका जो परसेंटेज के बेस पे जब ये निकालोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा साहब। आई होप आपको बातें कुछ समझ में आई हो। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पे साहब हम लोगों को ना कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले व्हाट इज़ द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, इफ़ द कॉर्पोरेशन रेट एट 30%, व्हाट इज़ द कंपनीज W, यहाँ पे WACC निकालना है। लेकिन साहब इससे पहले हम लोगों को साहब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे निकालना है, और हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्थ भी निकालना है। और ध्यान दीजिए कैसे हैं, ये रिडीमेबल है। रिडीमेबल होता है तो KD निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग साहब, IRR निकालते हैं, है ना। मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ पे IRR निकालने की हेल्प से हम लोग वही जो 2 रेट निकालते हैं, फिर 1 रेट निकाल करके हम लोग ये मैं सब करके दिखाऊंगा। B कंपनी हैज़ 10 मिलियन 25 सेंट्स। ध्यान दीजिएगा 25 सेंट्स ऑर्डिनरी शेयर्स की बात यहाँ पे हो रही है। फेस वैल्यू है, इशू विद द करंट प्राइस कितना है इसकी 155 सेंट्स से कम डिविडेंड। ध्यान दीजिएगा क्या हमें यहाँ पे साहब कम डिविडेंड को एक्स डिविडेंड करना है, यस। ध्यान दीजिएगा क्या लिखिए बात, B कंपनी हैज़ 10 मिलियन 25 सेंट ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू विद द करंट प्राइस ऑफ इतना। तो साहब 25 सेंट्स ऑर्डिनरी, फिर क्या द एनुअल डिविडेंड ऑफ 9 सेंट हैज जस्ट बीन प्रपोज्ड। देख लो मतलब इतना डिविडेंड हम जस्ट देने ही वाले हैं, इसलिए साहब क्या है ये कम डिविडेंड प्राइस है। तो अगर इसको आप एक्स डिविडेंड प्राइस बनाना चाहते कैसे बनाओगे, एक्स डिविडेंड प्राइस साहब आपको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स डिविडेंड प्राइस अगर आपको बनाना है तो इसमें से आप इसको हटा दीजिए। तो क्या करेंगे 155 सेंट्स माइनस 9 सेंट्स कितना हो जाएगा साहब, ये आपका हो जाएगा 146 सेंट्स। बात समझ में आई। बस इतना सही करना है आपको। जब भी ये प्राइस लेंगे तो आप 146 सेंट्स लेंगे, उसकी हेल्प से क्वेश्चन करेंगे, और आप इसी को साहब $1.46 भी लिख सकते हो। तो मैंने बहुत फोकस रखिए, कभी भी जब भी कम डिविडेंड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द एक्स डिविडेंड बाय डिडक्टिंग द डिविडेंड विच यू आर जस्ट प्रपोज टू गिव। द कंपनी ऑन्स एन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ROE दिया है आपको समझ में आ रही है। ROE कहाँ इस्तेमाल होता है, जब G निकालते हैं, G इज इक्वल टू B इंटू R। R क्या होता है, RO रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपको यहाँ G निकलेगा। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा ही, लेकिन सीखते रहिए। फिर लिखिए बात, द कंपनी ऑन्स एन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी दैट 10% एंड पेज एट 40% ऑफ रिटर्न एज डिविडेंड। तो 40% डिविडेंड में जाता है, इसका मतलब रिजर्व्स में कितना जाता है, रिजर्व्स में जाता है 60%, है ना। ये बात आपको याद होगा कि अगर हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका 40% डिविडेंड बांट दे रहे हैं, रिजर्व्स में कितना जाएगा, बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट बी कितना आ गया यहाँ पे 60% आ गया। चलिए अब हमको ROE भी पता है, डेट इज 10%। अब जरा सिस्टमेटिक हम सबसे पहले हम KE को निकालेंगे, उसके बाद हम KD के बारे में बाद में नीचे वाले पार्ट को बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है।
चलिए ध्यान देखते हैं कैसे कैसे निकलेगा। तो मैं यहीं पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी साहब हम लोग जी निकाल देंगे। जी कैसे निकल, जी इंटू जी इक्वल टू बी इंटू आर। ग्रोथ कितनी निकलेगी, बी कितना है 60%, आर कितना है साहब आपका 10%। तो कितना आ गया जी आपका, जी आपका आ गया साहब 6%। तो जी हमारे सामने यहाँ पे निकल गया है। हमको एक्स डिविडेंड प्राइस भी पता चल गई है, दैट इज़ 146 सेंट्स पता चल चुका है। अब ध्यान दीजिए बात कि हमको के ई निकालना है। के ई कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, यहाँ खाली के ई कैसे निकलेगा। के ई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, D1/P0 प्लस जी। ठीक, तो डी क्या है ध्यान दीजिएगा, डी आपका इस साल का डी कितना है, डी आपका इस साल का 9 सेंट्स है। तो जब इसमें साहब आप कितना परसेंट ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ हमारी यहाँ पे चल रही है साहब 6%। तो 9 + 6% करोगे तो कितना हो जाएगा साहब 9.9654 9.54। P0 आज की मार्केट में प्राइस कितनी है साहब, हमने ऊपर निकाला ही था, वो कितने निकाले थे 146 सेंट्स निकाला था। तो 9.54 सेंट्स मैंने लिखा हुआ है, इसलिए मैंने साहब यहाँ भी 146 सेंट्स लिख दिया। अगर मैं ऊपर डॉलर में लिखता नीचे भी मैं डॉलर में लिखता, लेकिन मैंने यहाँ दोनों जगह ये सेंट्स है साहब और नीचे वाला भी क्या है सेंट्स है साहब। प्लस जी, जी कितना दिया हमको पता ही, हमने निकाल लिया था 6% निकाल लिया। बस सिंपल सी कहानी खत्म। इसको दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा साहब 6.53% प्लस 6%। ये कितना आ गया साहब, ये आपका आ गया 12.53%। तो एक हमारा काम हो गया कि हम लोग क्या निकाल चुके, हम लोग के ई निकाल लिए, जो हमको आगे जाके अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या पड़ेगा, यूज़ पड़ेगा इसका। के ई निकल गया। अब हम बात करते हैं साहब लोन के बारे में। आइए ज़रा देखते हैं लोन के बारे में क्या बात हो रही है। अ कंपनी हैज़, देखिए ध्यान से, अ कंपनी हैज़ 13% मतलब 13% से इंटरेस्ट मिल रहा है, 13% रिडीमेबल लोन नोट विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ, नॉमिनल वैल्यू कितनी साहब 7 मिलियन मतलब 70 लाख। मतलब लोन कितने का है हमारे ऊपर साहब 70 लाख रुपए का लोन, 70 लाख का लोन है। ट्रेडिंग एट, उसकी मार्केट प्राइस कितनी है साहब, उसकी मार्केट प्राइस 105 रुपये है। दे आर ड्यू टू बी रिडीम्ड एट नॉमिनल वैल्यू इन द 5 years टाइम। साहब सबसे पहले हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि यहाँ पे साहब डिवेंचर्स हैं कितने के साहब। तो अगर आप साहब इसको, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल वैल्यू क्या यहाँ पे दी हुई है, नहीं साहब नॉमिनल वैल्यू कहीं नहीं दी गई है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू हमेशा 100 रुपये $100 मानी जाती है। तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा साहब, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 70,000 डिवेंचर्स यहाँ पे हैं, 70,000 डिवेंचर या 70,000 लोन नोट हैं यहाँ पे साहब, 70,000 डिवेंचर्स यहाँ निकल के आ गए। ठीक है साहब। अब आती है बात यहाँ पे कि इसकी मार्केट प्राइस कितनी है साहब, मार्केट प्राइस इसकी हो गई 105 रुपये। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट में क्या करूँगा पता है, मार्केट वैल्यू ऑफ जब लोन नोट निकालूंगा ना, पता है कैसे निकालूंगा मैं, 70,000 को मैं 105 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आना कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे साहब फेस वैल्यू से डिवाइड किया पूरे कैपिटल को, तो मुझे मिल गया नंबर ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को जब मल्टीप्लाई करूँगा मार्केट प्राइस से क्या निकलेगा, टोटल वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये तो निकलेगा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, वो मैं बाद में निकाल के दिखा दूंगा आपको। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं साहब कि हम के, यहाँ जगह है, ये जगह मिल गई, तो हम साहब कैसे निकालेंगे अब IRR। IRR का दो तरीका, वही सेम तरीका, टाइम, कितने साल की बात हो रही है, 5 साल की बात हो रही है साहब, 5 साल बाद रिडीम होगा नहीं, फिर 5th ईयर की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद साहब कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। अब ज़रा देखिए कि वहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है साहब, आइए देखते हैं साहब। इंटरेस्ट वहाँ जो मिल रहा है साहब, हाँ चला गया, ये रहा, मैं ज़रा मिटा देता हूँ चीज़ों को, बहुत गंदी गंदी हो गई थी, आइए हटा देते हैं इसको। देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा सीखने में, यही तो सीखने वाले क्वेश्चन, यही एग्जाम में क्वेश्चन एक दो फंसेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ 13% इंटरेस्ट मिल रहा है साहब, तो 13% का अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे साहब 100 रुपये के साहब, मैंने क्या कहा फेस वैल्यू क्या मानते हैं हमेशा 100 मानते हैं, और इंटरेस्ट किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है। तो 100 रुपये पे जब इन्होंने 13% इंटरेस्ट दिया होगा तो कितना आया होगा 13 रुपये। टैक्स कितना चल रहा है साहब, यहाँ टैक्स का रेट कहीं दिया नहीं, 33% चल रहा है। तो आपको याद है इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट, तो 13 माइनस 13 का 33% कर दीजिए तो कितना मिलेगा साहब, ये आपको मिल जाएगा 8.71। बात समझ में आई साहब। तो हमारा जो इंटरेस्ट खर्चा कितना है, इंटरेस्ट खर्चा, हमारा इंटरेस्ट खर्चा 8.71 है साहब। आपको याद होगा हम टैक्स बेनिफिट क्यों लेस करते हैं, क्योंकि हमको साहब जब हमारा खर्चा बढ़ता है तो हमको रिलीफ मिलता है उस खर्चे का।
तो यहाँ पे साहब आपका कैश कितना हमारा जा रहा है, 8.71 जा रहा है। और आखिरी साल क्या कर रहे हो आप, आखिरी साल पूरे के पूरे 100 रुपये दे रहे हो। ये कहाँ लिखा है, ये भी देख लीजिए, ये देखिए क्या लिखा है, दे आर ड्यू टू बी रिडीम्ड एट नॉमिनल वैल्यू। जो रिडीम किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, वो फेस वैल्यू पे रिडीम 5 साल बाद कर लिया जाएगा साहब। देख रहे हैं चीज़ें थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एक बार समझ लेंगे ईजी लगने लगेगा, बस एक बार समझने की देरी है साहब। ठीक, तो आपका साहब ये हो गया। यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें बोरिंग ना हो। ये टाइम हो गया, ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कैश। कैश हो गया साहब। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर साहब एक बार मैं ले लेता हूँ 5% और एक बार मैं ले लेता हूँ 10%। पहले मैं 5% लेता हूँ साहब। तो 5% अगर आप 5 साल के लिए करोगे 1/1.1.05 इक्वल टू 5 बार दबाइए, GT दबाइए, कितना आएगा साहब, ये आपका आ जाएगा 4.329। और 5वें साल का फैक्टर निकालो, कितना आएगा साहब, वो आ जाएगा 0.784। इसको आप साहब प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा साहब, ये प्रेजेंट वैल्यू आपका आ जाएगा 37.71। ये कितना आ जाएगा साहब, ये आपका आ जाएगा 78.4। टोटल कर दीजिए साहब, टोटल करने पे ये आपका आ जाएगा 116.11। अब मार्केट वैल्यू कितनी है साहब इसकी, मार्केट वैल्यू 105 को लेस कर दीजिए साहब, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, ये NPV कितना आ जाएगा, NPV आपका आ जाएगा साहब 11.11। ठीक, अब हम साहब डिस्काउंटिंग रेट करते हैं 10% से। अगर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% ले लेते हैं तो वही 1/1.10 इक्वल टू 5 बार, इसको GT दबा देंगे, उसके बाद तो कितना आ जाएगा, ये 3.791। और 5वें साल का 1/1.10 इक्वल टू 5वें साल वाला कितना आ जाएगा साहब, वो आ जाएगा 0.621। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए साहब। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू साहब यहाँ आ जाएगी 3.791 इंटू 8.71, कितना आ जाएगा साहब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 33.02। ये 100 इंटू ये तो 62.1 ही, सिंपल सी बात है, 62.10। तो साहब ये कितना हो जाएगा टोटल, ये आपका टोटल हो जाएगा साहब 95.12। इसमें से क्या करेंगे, लेस कर दीजिए साहब 105 रुपये मार्केट वैल्यू, कितनी हो जाएगी साहब, NPV कितना आया, ये आपका नेगेटिव आ गया साहब 9.88। एक नेगेटिव आया है, एक पॉजिटिव आया। आपको पता ही RR कैसे निकलता है, IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर अपॉन NPV ऑफ लोअर माइनस NPV ऑफ हायर, हायर माइनस लोअर रेट, ये तो करते हैं NPV ऑफ लोअर रेट। ठीक, ऐसे लिखा है। आइए देखते हैं नीचे कैसे लिखेंगे। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे साहब, तो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा लोअर रेट कितना था यहाँ 5% था, प्लस NPV ऑफ लोअर रेट कितना आया था 1.11 आया था, NPV ऑफ लोअर 1.11 माइनस 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 9.88, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दें इसको डायरेक्टली, हम सारे से लिख देते हैं, प्लस 9.88 हायर माइनस लोअर 10-5। ठीक, तो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे साहब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 25%। इसको ज़रा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ साहब, ऐसे बात बनेगी नहीं कुछ। तो यहाँ पे साहब क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 11.11 प्लस 9.88। तो ये कितना आ जाएगा साहब, ये आएगा आपका इक्वल टू 20.99। तो 5% प्लस 11.11 अपॉन 20.99 इंटू 5%। ठीक,
तो 11 को डिवाइड कर दीजिए साहब, अगले पे चलते हैं, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से नहीं आई। तो हमने क्या लिखा वहाँ पे 11, यहाँ 5% था, डिवाइडेड बाई 20.99 इंटू 5%। कुछ नहीं करना, देखिए बहुत सिंपल सा हो जाएगा। 11 डिवाइडेड बाई 20.99, ये आपका आता है 0.524 इंटू 5%, ये आता है साहब। तो ये आप पता है कितना आएगा, 5% प्लस जो भी यहाँ पे आएगा उसको 5% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको आएगा 0.026 आएगा। हम क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साहब, ये आपका आ जाएगा 5% प्लस 2.6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा कुल मिला के 5 प्लस 2.6%, दैट इज़ 7.6%, दैट इज़ द आंसर। बात समझ में आई साहब? इतना सही करना है और कुछ भी ये WACC के क्वेश्चन में नहीं करना होता है। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपका जो KD है, KD कितना आया, KD आपका आ गया 7.6%। अब हम आगे क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे वही WACC कैसे निकलेगा, देखिएगा। सोर्स, वेट, कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट। सोर्स क्या क्या है हमारे पास सर, एक सोर्स आपके पास इक्विटी है और एक आपके पास क्या है, लोन है, ठीक। वेट की बात करते हैं साहब, जरा देखिएगा कैसे। आपके पास साहब अगर इक्विटी की बात की जाए तो इक्विटी का मार्केट प्राइस कितना, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इक्विटी का साहब आपका जो मार्केट प्राइस है ना, वो था आपका 1.46, ये हमने निकाला था एक्स मार्केट प्राइस। और आपके पास कितने मिलियन है, आपके पास 10 मिलियन है साहब। 10 मिलियन मतलब होता है साहब 1 करोड़। 1 करोड़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.46 से तो कितना मिलेगा साहब, ये आपको मिल जाएगा 146 लाख्स मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 146 लाख्स। उसी तरीके से साहब अगर हम लोन की बात करें, लोन कैसे निकलेगा, 70,000 को मल्टीप्लाई करिए मार्केट प्राइस से। 70,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप 105 से, तो ये आपको मिल जाएगा साहब 73.5 लाख्स मिल जाएगा साहब। तो ये आपको 73.5 लाख्स मिल गया, वो आपको 146 लाख्स मिल गया। बात समझ में आई साहब? आप जरा लैक्स में कन्वर्ट करने का इशू मुझे हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपको इशू आएगा। आप जब उसको ध्यान सोच के बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कितना आ रहा है। तो ये हम इसे यहाँ पे लैक्स में लिखते हैं, इन लैक्स, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 146 लाख्स और ये आपको मिल जाएगा 73.5। अब जब 0 काटेंगे ना खुद ही आपको दिखेगा कि ये इतना आ जाएगा, ठीक है, 73.5 लाख्स। तो अब आती है बात, कॉस्ट हमने निकाला था, KE का कॉस्ट कितना निकाला हमने, 12.53% निकाला था, आपको याद होगा, आपने नोट किया होगा। और इसका हमने कितना निकाला, थोड़ी देर पहले निकाला, 7.6% निकाला। वेटेड कॉस्ट जब हम निकालेंगे साहब 146 इंटू 12.53% और इसको निकालेंगे 7.65%। एक्चुअली ये मेरा आ रहा था तो मैंने इसको चलो 7.65% कर लेते हैं, ठीक। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 146 लाख को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18.2938 और ये आपका आ जाएगा 5.62275। इन सबको जोड़ दीजिए साहब, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21.95 लाख्स। ये आपका आ जाएगा 23.91655। अब WACC निकाल लेते हैं सब, कैसे निकलेगा, WACC विल बी व्हाट, WACC विल बी इक्वल टू वेटेड कॉस्ट कितना है 23.91655 डिवाइडेड बाई 21.95 219, सॉरी मैंने इसको दिया 219.5, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी गलत लिख दिया, तो 219.5, मैं इसको उसी कलर से लिख देता हूँ, ये 219.5 इंटू 100 साहब, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10.89%। यही आपका आंसर है साहब, यही है आपका WACC। बस लेंदी ज़्यादा हो गया, मुझे पता है, लेकिन अब ऐसा ही ये क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है। आइए मैं समझा देता हूँ क्या क्या बातें यहाँ थी साहब।
इस क्वेश्चन में बात ये थी, सबसे पहले आपको साहब ने KE हमको नहीं पता था, इसलिए हमने KE निकाला, जो कि ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में गिवन था, आपको देखिए KD गिवन था, KP गिवन था, KE गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही KD गिवन था ना ही KE गिवन था। तो हमने सबसे पहले KE निकाला, फिर यहाँ पे हमने KD निकाला, दोनों को साहब पहले KD और KE निकाला, और फिर कैसे निकाला ये भी आपको पता है, G कैसे निकलता है, ये सब बातें देख रहे हो, पूरा स्टेप वाइज चल रहा है, आगे आगे कॉम्प्लिकेट होते चला जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमने दोनों को निकाला, उसके बाद हमने साहब फिर मार्केट वैल्यू की हेल्प से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। तो मार्केट वैल्यू 105 थी, हमने डिबेंचर निकाला, टोटल डिबेंचर की जो वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड करिए तो निकल के आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स, फिर उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे साहब तो निकल के आएगा आपका मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इसके बाद साहब इस चैप्टर में और कुछ खास बातें नहीं हैं, हम इसके बाद डायरेक्टली बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। CAPM मॉडल के बारे में थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। देखिए यहाँ पर रिस्क फ्री कौन कौन से होते हैं, रिस्क फ्री ट्रेजरी बिल जो होते हैं साहब वो रिस्क फ्री होते हैं। मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ, कहाँ चला गया रिस्क, ये इम्पैक्ट ऑफ रिस्क के बारे में बात की गई सर। इम्पैक्ट ऑफ रिस्क के बारे में यहाँ बात की गई सर, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें खास बातें नहीं हैं। बस ये मान के चलिएगा जो ट्रेजरी बिल होते हैं साहब, जो ट्रेजरी बिल यहाँ लिखा हुआ है ये गवर्नमेंट नॉर्मली इशू करती है, ये थोड़ा सा कुछ बातें याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस में इजी पड़ेगा। रिस्क फ्री इज़ द मिनिमम, रिस्क फ्री क्या होता है साहब, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है वो क्या होती हैं, वो रिस्क फ्री होती हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा अभी रिस्क फ्री वाले क्वेश्चंस में, जो मैंने आपको अपने चैप्टर 17 के पार्ट 1 में लिखवाए हुए हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा। RF इज़ द मिनिमम रेट रिक्वायर्ड बाई ऑल इन्वेस्टर्स। RF क्या होता है, इतना रिटर्न सभी इन्वेस्टर्स चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि इतना रिटर्न जो RF जितना रिटर्न जो होता है ये वो रिटर्न होता है जो नॉर्मली NTPC, ONGC जो भी सरकारी कंपनियां हैं वो दे रही होती हैं। तो ऐसा सभी को लगता है कि भाई इतना रिटर्न जब गवर्नमेंट सरकारी कंपनी दे रही है तो जो भी दूसरी रिलायंस, टाटा कंपनी, जितनी भी कंपनियाँ, विप्रो है ना, इन्फोसिस, जितनी भी कंपनियां हैं वो सब कंपनियां एटलीस्ट उतना रिटर्न तो देंगी ही देंगी, दैट इज़ RF। क्योंकि उनको लग रहा होता है कि जब इतना रिटर्न हमको बिना किसी रिस्क के मिल रहा है तो हम क्यों रिलायंस और टाटा में इन्वेस्ट करेंगे ना। तो साहब ऐसे रिटर्न जो गवर्नमेंट कंपनियां दे रही होती हैं उस रिटर्न को साहब रिस्क फ्री रिटर्न कहा जाता है। दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एज, नॉर्मली जो भी रिस्क फ्री रेट होते हैं उसको नॉर्मली ट्रेजरी बिल के नाम से लोग क्वेश्चन में दिखाएंगे, या रिटर्न ऑन गवर्नमेंट गिल्ड्स। गिल्ड्स की मीनिंग मैंने पहले ही बताई हुई थी, जो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं उसको हम गिल्ड कहते हैं साहब, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग रेटिंग के बारे में कुछ बात की हुई है। एक थ्योरेटिकल चैप्टर का मैं लास्ट में एक और वीडियो कोई बना दूंगा, अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। आइए CAPM मॉडल की बात यहाँ पे की गई है। CAPM मॉडल आपको मैंने शीट में लिखवाया है फॉर्मूला भी। CAPM मॉडल में क्या फॉर्मूला क्या होता है, KE विल बी इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ठीक है। तो बीटा क्या होता है, बीटा मतलब होता है रिस्क साहब। RM क्या होता है, ये वो रिटर्न होता है जो नॉर्मली मार्केट में सभी कंपनियां दे रही हैं, दैट इज़ द RM। RF क्या होता है, जो गवर्नमेंट कंपनियां दे रही होती हैं उसको RF कहते हैं, और ये भी RF जो गवर्नमेंट कंपनियां दे रही होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप जो रिटर्न, आप प्राइवेट कंपनी जो भी मतलब प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी, प्राइवेट सेक्टर वाली जो भी कंपनियाँ हैं उसमें तभी पैसा लगाएंगे जब वो लोग रिटर्न जो दे रही हैं वो गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा देंगी। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये क्या होता है, थोड़ी सी छोटी बात मैं यहाँ बता देता हूँ। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो साहब सभी कंपनियों को बियर करना पड़ता है। सिस्टमैटिक रिस्क आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और साहब सिस्टमैटिक रिस्क जितनी भी इकोनॉमी में जितनी भी कंपनियां हैं सभी को इम्पैक्ट करती हैं साहब। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो सभी को इम्पैक्ट करता है, और अनसिस्टमैटिक वो होता है जो किसी स्पेसिफिक, किसी देखिए लिखा है किसी इंडस्ट्री पे, किसी पर्टिकुलर कंपनी पे असर डालता है, दैट इज़ अनसिस्टमैटिक रिस्क। ज़रा एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं करा देता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है साहब, ये कैसा रिस्क है, ये तो सिस्टमैटिक रिस्क है, पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोकोला बीन्स, अब कोकोला बीन्स जो है सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क हो जाएगा। लेजिस्लेशन चेंजिंग द रूल्स ऑफ टैक्स रिलीफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स, सबको असर करेगा, पूरी इकोनॉमी को असर पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री का असर डालेगा, इसलिए सिस्टमैटिक रिस्क है। ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री वेयर चोको बिग कंपनीज बेस्ड, साहब ये क्या हो जाएगा, ये साहब पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, सिस्टमैटिक हो जाएगी। गवर्नमेंट एडवाइस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट, साहब ये तो नॉर्मल से एक छोटी सी किसी
मतलब एक है ना सेपरेट सेगमेंट, जो कंपनी जो ब्रेकफास्ट बना रही हैं उनकी बात हो रही है, तो अनसिस्टमेटिक हो जाएगा। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इन चोकोपिक कंपनी मेन फैक्ट्री, साहब ये चोको मेन फैक्ट्री की बात हो रही है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका अनसिस्टमेटिक हो जाएगा, है ना। तो ये पूरी कंट्री की बात होती है, यहाँ पे साहब मेन फैक्ट्री की बात, इसलिए ये अनसिस्टमेटिक होगा, ठीक है। आइए साहब अब हम जरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, कहीं इस क्वेश्चन कहीं मिल जाए मुझे। हाँ, यहाँ क्वेश्चन मिल गया। रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है साहब, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। मैं समझाता हूँ क्या बातें हैं ये, एक क्वेश्चन कर देंगे सब समझ में आ जाएगा। पूरी थियरी है, बहुत ज़्यादा मत पढ़िएगा, ठीक ठाक पढ़ के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं। आइए TY20 की बात करते हैं। द CAPM, द करंट एवरेज मार्केट रिटर्न बीइंग पेड ऑन रिस्की इन्वेस्टमेंट इज़ 12%। तो साहब नॉर्मली जो रिटर्न दे रहे हैं साहब वो कितना है साहब, ये क्या है, ये मार्केट, देखिए क्या लिखा है, तो मार्केट रिटर्न कितना, RM कितना है साहब आपका 12%, कंपेयर विथ 5% ऑन ट्रेजरी बिल। आपको याद है मैंने ऊपर ही पढ़ के सुनाया आपको, ट्रेजरी बिल को क्या बोलते हैं, नॉर्मली वो RF होता है। कंपनी है सर बीटा कितना है साहब 1.02, बीटा इतना मिल गया। अब CAPM की हेल्प से अगर मैं सॉल्व करूँ KE, और नॉर्मली आप बुक में RE देखोगे वो भी सही है, KE लिखना, KE भी सही है, ठीक। RF प्लस बीटा RM माइनस RF, इसको मैं सॉल्व करूं साहब तो RF कितना है यहाँ पे, RF है यहाँ पे आपका 5%, बीटा कितना है 1.2, RM माइनस RF कितना है साहब, RM कितना है 12 माइनस 5 प्लस 1.2 इंटू 12 में से 5 गए 7, कितना मिलेगा साहब, ये आपको मिल जाएगा 13.4%। ध्यान दीजिए हर जगह परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी परसेंटेज था, ये भी परसेंटेज था, तो नॉर्मली कितना आ जाएगा 5%, जो भी आएगा 1.2 इंटू 7, दैट इज़, मैं एक करके दिखाता हूँ, डायरेक्टली मैंने कर दिया, 1.2 इंटू 7 कितना मिला साहब, ये आपको मिला 8.4, तो 5 प्लस 8.4% दैट इज़ कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा साहब आपका 13.4%, दैट इज़ ये आपका क्या मिल जाएगा, ये आपको KE मिल गया, ठीक। किस मॉडल की हेल्प से, कि CAPM मॉडल की। सर CAPM नया क्या है, CAPM मॉडल में नया ये है कि इस कॉस्टिंग में ध्यान दीजिए, अभी तक जितने भी हम कॉस्टिंग निकाल रहे थे KE बिल्कुल D1/P0 प्लस G, है ना, अलग से कुछ निकाल रहे थे, क्या कहीं पे भी हमने रिस्क की बात करी, नहीं। लेकिन ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे हम लोग रिस्क को शामिल करते हैं, बीटा को शामिल कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन में, बात समझ में आई, इसलिए ये एक नया फॉर्मूला माना जाता है सर। यहाँ पे देख लीजिए, B कंपनी इज़ करंटली पेइंग रिटर्न ऑफ 9%, मतलब इन्होंने डायरेक्टली हमको 9% पहले ही बता दिया कि हम लोग KE हमको दे दिया है, ठीक है। फिर लिखा इफ़ द रिटर्न ऑन द गिल्ड इज़ करंटली 5.5%, RF भी दे दिया है इन्होंने, RF कितना दिया है साहब, RF दे दिया है 5.5%, ठीक, ये भी दे दिया। बीटा कितना दिया है, बीटा द एवरेज रिटर्न ऑन द मार्केट इज़, ये भी दे दिया है 10.5% दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द बीटा, ओके बीटा ही पूछ रहे हैं, ऑफ द कंपनी व्हाट डज दिस टेल्स, ओके माइनस कर दीजिए साहब 5.5%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो साहब सॉल्व कैसे करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं साहब, देखिएगा ध्यान से आप, 10 माइनस 5, 10.5 माइनस 5.5 कितना आ जाएगा साहब, 5 आएगा, आई होप। 10.5 माइनस 5.5 दैट इज़ 5, बिल्कुल सही। तो साहब ये 9 को आप साहब 9% ऐसे भी हैं, ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 5.5% प्लस बीटा इंटू 5%, ठीक। चलिए अब क्या करिए, आप हर जगह से परसेंट हटा दीजिए, ठीक है, 2 प्लस हटा दें, आपका क्वेश्चन ईजी बन जाएगा। 9 विल बी इज इक्वल टू 5.5 प्लस बीटा इंटू 5, ठीक, बीटा इंटू 5, 9 में से 5.5 कट जाएगा साहब, तो कितना बचेगा साहब, 9 में से 5.5 चला जाएगा तो बचेगा 3.5 इज इक्वल टू बीटा इंटू 5, तो बीटा यहीं से हट दीजिए और 3.5 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए इज इक्वल टू बीटा, तो कितना निकलेगा साहब, बीटा विल बी इक्वल टू 0.7, और यही साहब आपका क्या है, यही आपका आंसर है। तो बस इतनी सी बात है साहब इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा बाद में कभी। तो अभी आप इतना सा देख लीजिए, इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें पूरी भरी हैं, जो मैंने पढ़ाया वही सभी लोग एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, ठीक। ठीक है साहब, आज के लिए इतना रखते हैं, आप लोग खूब एंजॉय करें, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, खूब पढ़ाई करें, इसी से जल्दी जल्दी बन जाए। थैंक यू सो मच, बाय।